हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी 2023 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि मूल कब बराबर होता है, जब d का मान 0 के मान के बराबर होता है। और d का मान क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। यदि हम b² लिखेंगे और बराबर करेंगे तो माइनस 4ac बराबर किधर आने पर प्लस में 4ac हो जाएगा। और यदि आप ऑप्शन से देखिएगा तो ऑप्शन बी में b² बराबर 4ac दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 है तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे d ज्ञात करेंगे। दोस्तों d ज्ञात करने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac अभी बताए हैं, है ना जी। अब देखिए b का मान, इसमें आपका ये वाला b का मान होगा जो कि 3 है, तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। और c का मान दोस्तों कितना है, तो 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 तिहाई 9 होगा। अब 12 में सीधे 4 से गुना करेंगे तो 12 चौका यहाँ पे 48 जाएगा। जब हम 9 में से 48 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और जब मूल ज्ञात किया जाता है और यहाँ पे d का मान जब माइनस में आ जाता है तो हम एक ही बात कहते हैं कि इसका जो मूल होगा ये दोस्तों वास्तविक नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक वृत्त का परिमाप करता है और वृत्त का परिमाप को हम लोग वृत्त का परिधि कहते हैं जिसका फॉर्मूला 2πr होता है। और कहता है कि क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, तो πr² होता है। संख्यात्मक रूप से बराबर है, यहाँ पे हम लोग बराबर कर दिए हैं। तो त्रिज्या r का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे पाई से पाई कटेगा, r² का मतलब डबल r है, एक r से एक r कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा r बराबर 2 और यही त्रिज्या का मान हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ए में 2 मात्रक यानी 2 यूनिट दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या होगा। दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए 100% आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा कि 2 लिखेंगे, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, 5, 6, हालांकि ये बढ़ते क्रम में ही दिया गया था। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इधर से आपको एक जोड़ा लगा देना है, फिर इधर से एक जोड़ा लगा देना है और बीच में जो संख्या बचते हैं वही आपका माध्यिका के आंसर आ जाता है। तो बीच से बचा है 4, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 4। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि देखिए इस प्रकार से एक वृत्त होता है ना जी। अब इस वृत्त में जहां से वृत्त बनाया जाता है इस बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी, केंद्र कहते हैं। और इस बिंदु से एक रेखा वृत्त के पास ऐसे मिला देते हैं तो इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, याद रखिएगा। और यहीं से मान लेते एक और रेखा इसमें मिला देते हैं तो बीच में जाहिर सी बात है कोण बनता, और इसी कोण को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं या त्रिज्या खंड का कोण कहते हैं। और कोई मान लेते हैं कि एक वृत्त है इस प्रकार से, इसे बीचों बीच यदि कोई रेखा मिला देते हैं तो इसे हम लोग व्यास कहते हैं।
और आधे से कम में एक और रेखा मिला देते हैं तो इसे हम लोग जीवा कहते हैं। आप लोगों ने देखा कि वृत्त के बीचों बीच मिलाने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं और व्यास जो होता है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्स अक्ष के नियामक क्या होते हैं। याद रखिएगा एक्स अक्ष के जो नियामक होते हैं वो x,0 होते हैं। क्या होते हैं जी? x,0 होते हैं जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि y अक्ष से पूछा जाता तो y अक्ष का जो नियामक होता है वो 0,y होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है कि 2 sin 58 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 और sin जो 58 डिग्री दिया गया है तो हम लिखेंगे sin इंटू 90 डिग्री माइनस 90 में से 58 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 32 डिग्री आ जाएगा। और बटा में दिया गया है cos 32 तो हम इसे सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए 2 का 2 होगा, sin इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होगा। थीटा का मान दोस्तों 32 है और बटा में यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो ये है cos 32। अब देखिए cos 32 से cos 32 एक मरतबे कटेगा, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा और 2 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी घटना का प्रायिकता का योग कितना होता है। तो याद रखिएगा कि जो जितने भी घटना होते हैं उन सभी घटना के प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा से 1 होता है। यदि यहाँ से पूछा जाता कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो असंभव घटना पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा, निश्चित घटना पूछा जाएगा तो 1 होगा, अनिश्चित पूछा जाएगा तो भी 0 होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए, कहता है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसमें शून्यकों की संख्या 1 होता है और इसका व्यापक रूप ax + b = 0 होता है जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए, कहता है कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कह रहा है कि √3 cos थीटा sec थीटा है ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 sec थीटा बराबर 2 है। यदि हम इसे ऐसे लिख देते हैं कि sec थीटा बराबर 2 तो √3 जो आप गुना में देख पा रहे हैं बराबर की तरह आने पर ये भाग में हो जाता। और आप हमें बता दीजिए कि sec थीटा में कितने डिग्री का मान 2/√3 के बराबर होते हैं। तो आपका एक ही जवाब आएगा कि सर sec में जो 60 डिग्री का मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि 3 + 2√3 है। तो याद रखिएगा 3 यहाँ पे परिमेय संख्या है, 2√3 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल यानी योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे अपरिमेय संख्या के साथ चला जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बहुपद x² + 5x - 6 का घात क्या होगा। यहाँ पे हमसे घातों की संख्या पूछा गया है और याद रहे घातों की संख्या से एक क्वेश्चन 100% 14 फरवरी 2023 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। कैसे ज्ञात कीजिएगा कि घातों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि चर पे पावर देख लीजिए, तो चर पे पावर अधिकतम पावर 2 है और यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए, कहता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देता है तो कई बार व्यापक की जगह पे मानक दे दिया जाता है। तो ये होता है ax² + bx + c = 0 और ax² + bx + c = 0 ऑप्शन यहाँ पे सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि AP का nवां पद है, ठीक है जी। यदि पहला पद A और सारवंत यदि D है तो यहाँ पे कौन सा कथन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। जो AP में जो फॉर्मूला होता है ना जी, एक होता है AN = A + n-1 × D होता है। तो यही फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। तो हम ऑप्शन में चलेंगे तो A + n-1 × D ऑप्शन ए में दिया गया है और क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सभी वृत्त होते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी वृत्त होते हैं वो सभी के सभी सिमिलर यानी समरूप होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, समरूप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि बिंदु -4,5 में भुज का मान क्या होगा। याद रखिएगा कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में कहीं पे भुज पूछा जाता है तो कहीं पे कोटि का मान पूछा जाता है। यदि भुज का मान पूछा जाएगा तो समझ लेना है कि x का मान पूछा गया है, कोटि का मान पूछा जाएगा तो समझ लेना है कि आपसे y का मान पूछा है। हालांकि इस क्वेश्चन में भुज का मान पूछा जाएगा तो देखिए पहला वाला मान होता है x का, दूसरा वाला मान होता है y का। जब भी भुज पूछा गया है तो पहला वाला आंसर होगा, यदि कोटि का मान पूछा जाता तो दूसरा वाला आंसर होता। तो पहले दिया गया है -4, इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब -4 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसका आसान सा ट्रिक जान लीजिए। ऊपर यदि 1 + tan स्क्वायर ए दिया गया हो तो आपका क्वेश्चन का भी सही जवाब tan स्क्वायर ए होगा। हालांकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसलिए हम इसे बनाकर दिखा देते हैं कि tan स्क्वायर ए आता कैसे है। देखिए दिया गया 1 + tan स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए। नीचे दिया गया 1 + cot स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 + cot के बदले में हमें लिखना होगा 1 बटा tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे बटा का जोड़ बनाएंगे, यानी 1 + यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए और ए कैल्शियम कितना होता है जी, तो ये होता है tan स्क्वायर ए। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, tan स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा tan स्क्वायर ए होगा। अब हमें क्या करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए जो ऊपर वाला यहाँ पे दिया गया था इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब हमें इसे गुना में चेंज करना है, तो नीचे वाला tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये जो आप ऊपर में 1 + tan स्क्वायर ए देख पा रहे थे ये बराबर में नीचे आएगा 1 + tan स्क्वायर ए। जब 1 + tan स्क्वायर ए से 1 + tan स्क्वायर ए को घटा देंगे तो प्राप्त होगा tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिएगा तो tan स्क्वायर ए दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि एक इस प्रकार से ये वृत्त है। अब इस वृत्त पर हम चाहे तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे जितना मन करे हम इस पर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक वृत्त पर हम अनगिनत यानी अनंत स्पर्शरेखा को खींच सकते हैं। यदि सवाल ऐसे पूछा जाता कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, अगर ऐसे सवाल दिया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में 2 होता, लेकिन यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु का नाम नहीं आया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। कहता है कि एक वर्ग की भुजा और विकर्ण के बीच का अनुपात क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि वर्ग के जो भुजा होता है तब वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, तो √2 गुने विकर्ण होता है, ऐसा ही ना होता है। तो यहाँ पे कहता है कि एक वर्ग की भुजा एवं विकर्ण का अनुपात क्या होगा। जब भी हम एक वर्ग की भुजा और विकर्ण का अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा भुजा बटा हो जाएगा √2। अब देखिए क्योंकि √2 गुने भुजा होता है, वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √2 गुने भुजा होता है। तब भुजा को हम 1 मानते हैं और विकर्ण का फॉर्मूला में √2 था। जब इसे हम अनुपात में चेंज करेंगे तो ये होगा दोस्तों 1:√2। अब आइए ऑप्शन में देख लेते हैं 1:√2 दिया जा चुका है या नहीं। तो यदि आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो 1:√2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। सबसे पहले क्या करना होगा कि 6/15 दिया गया है तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 होगा, तो 2/5 हो गया। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार में बताया जाता है कि किसी भी संख्या के जब आप हर का गुणनखंड करते हैं तो उसमें यदि आपका 2 और 5 आ जाता है तो समझा जाता है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 आने के साथ साथ कोई अन्य संख्या आ जाता है तो समझते हैं कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
हालांकि इस क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है 5, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं बल्कि शांत हो जाएगा। यदि इसमें 5 के अलावा कोई अन्य संख्या रहता, 3, 4, 5 ऐसे मिल जाता तो यह अशांत हो जाता। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा जी? तो शांत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है यह होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, यही ना होता है जी। अब अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। अब देखिए b का मान, तो b का मान तो ऑलरेडी ये 7 है, तो हम लिखेंगे -7 बटे करेंगे a का मान 1, तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर दिए। फिर 2 गुने c का मान दोस्तों 10 है, तो हमें यहाँ पे 10 लिखेंगे। a का मान कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका एक ही जवाब आएगा कि दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 होता है। 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 10 दूनी 20। अब देखिए अब यहाँ पे 49 में से 20 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? आपका जो क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा इन्हीं 4 ऑप्शन में होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अब चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 12 का शून्यक क्या हो जाएगा? देखिए x² + 3x + 12 का शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे गुणनखंड विधि से हल करना होगा। x² ये 3x के बदले में हम 2x + x लिख सकते हैं। प्लस में 2 है तो इसे सेम टू सेम रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों दोनों जगह कॉमन हमारा x मिल रहा है, तो x को कॉमन करेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा। इसमें दोनों जगह कॉमन हमारा 1 मिल रहा है, तो हम +1 को कॉमन करेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या को हमें एक साथ लिखना होगा, x + 1 और x + 2 तो यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ है तो x + 2 लिखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि जब हम x + 1 = 0 लिखेंगे तो x बराबर ये -1 हो जाएगा। जब हम x + 2 = 0 लिखेंगे तो ये x बराबर -2 हो जाएगा। यानी पहला x का मान आया है -1, दूसरा आया है -2। इस प्रकार से क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है -1, -2। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर है। तो आप सभी को मालूम होगा कि दो संख्याओं का एसीएफ, यदि दो संख्या दी जाती है एसीएफ और एलसीएम, तो दोनों संख्या के बराबर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी a गुने b होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, a और b उसमें गुना कर देंगे। अब चलिए अगला सवाल काफी ही ज्यादा सिंपल है, काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sin a का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना होता है। इस समकोण त्रिभुज का नाम हम ऐसे दे सकते हैं कि ए बी और ये सी है। इसमें आपका ये एच का मान हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, ये पी परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ये बी बेस यानी आधार होता है। अब यहाँ पे कहता है कि 3 cot a बराबर 4, यदि हम लिखेंगे cot a बराबर 4 तो 3 गुना में जो था ये भाग में हो जाएगा। और cot का फॉर्मूला b/p होता है, यानी b का मान आपका क्वेश्चन में 4 दिया गया है तो p का मान वहीं पे 3 दिया गया है, h का मान तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें h निकालना होगा, और h ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है p² + b² होता है। अब देखिए दोस्तों p का मान यहाँ पे 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा। फिर b का मान यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 में 9 को ऐड करने पे ये 25 होता है, और आप सभी को मालूम होगा कि 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, यानी एज का मान हमारा 5 आ गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? तो ये हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन में कि sin a बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि sin a बराबर, अब इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है p/h यानी लंब बटा कर्ण। तो p का मान यहाँ से हम लोग ले लेंगे, p का मान कितना है तो 3 है। h का मान कितना है तो दोस्तों h का मान है 5। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि 3/5 दिया गया है या नहीं। तो यदि आप ऑप्शन बी को देख पा रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन बी में 3/5 दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 25 तक का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी 2023 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।